हेलो एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। स्टडी विद एंजॉय। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स और एलएलबी से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम अधिनियमित किया गया था सन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन आ है 1881 में, 1930 में, 1872 में और 1932 में। तो इसका सही आंसर है 1872 में। इसमें दो क्वेश्चन आपको और याद रखना है। एक ये कि भारतीय संविदा अधिनियम 25 अप्रैल 1872 में अधिनियमित किया गया था या फिर हम कहें कि पारित किया गया था। और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन और बन जाता है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1 सितंबर 1872 में लागू किया गया था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यह सिद्धांत कि किसी पूछताछ के संबंध में दी गई सूचना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होती है, प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही आंसर है बा, हार्वे बनाम फैसी के वाद में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद क्रॉस प्रस्थापना से संबंधित है? और इसका सही आंसर है बा, टिन बनाम हाफमैन एंड कंपनी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रस्ताव का आवश्यक तत्व नहीं है? ध्यान देंगे, आवश्यक तत्व नहीं है। और इसका सही आंसर है दा, ये किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को किया जाना चाहिए, सभी व्यक्तियों को नहीं। तो ये आंसर गलत है। ये किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को किया जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। वैध प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, प्रस्ताव की परिभाषा संविदा अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो इसका सही आंसर है आ, 2A में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा कथन सही है? सही कथन इसमें से देखना है। तो इसमें सही कथन दा है, कार्य प्रवृत्ति या वचन में से कोई भी प्रतिफल हो सकता है। यह आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं, ये कथन है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है कि हर संविदा एक करार होती है लेकिन हर करार एक संविदा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविदा बनने के लिए एक करार से उत्पन्न होना चाहिए। संविदा बनने के लिए यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक करार से क्या चीज उत्पन्न होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है विधिक आभार उत्पन्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वचन के प्रवर्तनीय होने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है? तो वचन प्रवर्तनीय हो इसके लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आवश्यक है? तो कोई भी वचन वचन तब बनता है जब उसमें प्रस्ताव हो, स्वीकृति हो, प्रतिफल हो। यानी आंसर दा बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिफल की आवश्यक विशेषता यह है कि, प्रतिफल की आवश्यक विशेषता पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इसका सही आंसर है सा, वह वचनदाता की इच्छा या अनुरोध पर ही दिया गया हो। यह सही आंसर है, प्रतिफल हमेशा वचनदाता की इच्छा या अनुरोध पर ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा ट्रू है, इसमें से हमको ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू है कि अवैध करार हमेशा शून्य होता है। अगर करार कोई वैध नहीं है, अवैध है, तो वो हमेशा शून्य ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है, कोई व्यक्ति है जो संविदा का पक्षकार नहीं है, ना एक तरफ और ना दूसरी तरफ, लेकिन लेकिन उसका उस संविदा के प्रति कोई ना कोई हित छिपा हुआ है। तो पूछा गया है कि क्या वो संविदा का प्रवर्तन नहीं करा सकता, संविदा का प्रवर्तन करा सकता है, कुछ अपवादों के अधीन संविदा का प्रवर्तन करा सकता है, या फिर है कि उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर बा है कि ऐसा व्यक्ति जिसका हित है वो संविदा का प्रवर्तन करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कालिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है, इसमें यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है सा, प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल व बाजी, चारों से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोई आ है जो एक नीलामी द्वारा घोड़ा बा को विक्रय करता है, बेच देता है। तो आ जानता है कि घोड़ा पागल है, यानी जिसने घोड़ा बेचा है वो जानता है कि वो पागल है, फिर भी आ बा को घोड़े के पागलपन के बारे में कुछ नहीं बताता। तो पूछा गया है कि क्या आ ने धोखा दिया, बा में है कि क्या आ ने धोखा नहीं किया, सा में है बा अपना पैसा वापस ले सकता है, और दा ऑप्शन है बा अपना पैसा वापस नहीं ले सकता। तो इसका सही आंसर बा है, आ ने धोखा नहीं दिया। किसी भी नीलामी में ये संविदा होती है कि अगर कोई भी चीज हम किसी को बेचते हैं तो उसके अंदर कोई भी अगर खराबी है वो बताना शर्त नहीं होती। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए अपने जीवन का बीमा कराता है, जिसमें अपने स्वास्थ्य के बारे में मिथ्या कथन करता है और यह प्रकट नहीं करता कि उसका गंभीर रोग के लिए उपचार किया गया है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मान लीजिए कोई ए है जो जीवन बीमा कराता है और वो अपनी हेल्थ के बारे में ये नहीं बताता कि वो एक गंभीर बीमारी में अपना उपचार करा रहा है। तो कौन सा कथन इसके लिए सही है, संविदा क्या होगी। तो संविदा ऐसी शून्य होती है कि संविदा अप्रवर्तनीय होती है, कि संविदा कपट के आधार पर शून्यकरणीय है, या फिर संविदा विधि विरुद्ध है। इसमें से चार में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन सा है, ऐसी संविदा को संविदा कपट के आधार पर शून्यकरणीय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर टेलीफोन पे किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है, यानी एक्सेप्टेशन सुनी जाती है, जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो सुनी जाती है। ऐसा किस वाद में अभी निर्धारित किया गया था, ऐसा कौन सा वाद था जिसमें ये कहा गया था। तो इसका सही आंसर आ है, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल वाद में ये कहा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर
17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि स्वीकृति का पत्र एवं उसके विखंडन का तार दोनों प्रस्तावक को एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, यानी स्वीकृति एक्सेप्टेशन का जो लेटर है वो और जो संविदा है उसका विखंडन कर दिया गया है, उसका भी तार यानी दोनों लेटर एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति का विखंडन मान लिया जाता है, ऐसा नियम परिणाम है। तो किस धारा के अंतर्गत ऐसा है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है धारा 5 के उदाहरण का आंसर। धारा 5 के अंतर्गत ऐसा है कि अगर दोनों चीज एक साथ पहुंच जाए तो धारा 5 के अंतर्गत स्वीकृति को विखंडन मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन इसमें से छांटना है। पहला इसका है कि प्रस्थापना का प्रतिसंहरण हो सकता है किंतु स्वीकृति का नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद बा इसमें है कि स्वीकृति का प्रतिसंहरण हो सकता है किंतु प्रस्थापना का नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। बा भी गलत है। तो सही आंसर इसका कौन सा है? सही आंसर है कि प्रस्थापना और स्वीकृति दोनों प्रतिसंहरणीय हैं, ये सही आंसर है इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब स्वीकृति टेलीफोन द्वारा दी जाती है, अगर किसी संविदा की स्वीकृति टेलीफोन द्वारा दी जाती है तब वह संविदा ऐसे स्थान पर हुई समझी जाती है। कहाँ पर समझी जाती है कि वो संविदा पूरी हो गई, पूर्ण हो गई? तो इसका सही आंसर है कि जहाँ स्वीकृति सुनी जाती है या प्राप्त होती है वहां पर माना जाता है कि यह संविदा पूरी हो गई। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वीकृति डाक द्वारा भेजी थी। अगर स्वीकृति डाक द्वारा भेजी थी तो वो कहाँ पर, वो कैसे मानी जाएगी कि भंग है कि नहीं है, या इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि स्वीकृति अगर डाक द्वारा भेजी गई है तो आ ऑप्शन इसमें है कि किसी भी समय भंग की जा सकती है। बिल्कुल गलत है कि स्वीकृति अगर डाक द्वारा भेजी गई है तो किसी भी समय भंग नहीं की जा सकती, गलत है। बा है भंग नहीं की जा सकती, भंग नहीं की जा सकती, ये भी गलत है। उसके बाद सा है प्रस्तावक के ज्ञान में आने से पूर्व ये भंग की जा सकती, बिल्कुल सही है कि जब प्रस्तावक के ज्ञान में ना आए उससे पहले ही अगर इसको भंग कर दिया जाए तो ये भंग मानी जाएगी। किसी भी समय भंग नहीं मानी जाएगी और हमेशा भी भंग नहीं मानी जाएगी। डाक से अगर भेज दी गई तो वो भंग नहीं मानी जाएगी। हाँ, जिसके पास भेजी गई है, जो उसको जिसे इसे प्रस्तावित करना है उसके ज्ञान में आने से पहले इसको भंग माना जा सकता है, भंग की जा सकती है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब पक्षकार टेलीफोन का संविदा करते हैं तो वह, जब पक्षकार कोई होते हैं और टेलीफोन पर संविदा कर लेते हैं तो वह क्या होता है? उपस्थिति में संविदा कहलाता है। यह माना जाता है कि वो दोनों लोग आमने सामने उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है संविदा उस स्थान पर की गई मानी जाती है। किस स्थान पर कोई संविदा की गई मानी जाती है? तो इसका सही आंसर सा है, जहां स्वीकृति का पत्र डाक में डाला जाता है वहां पर संविदा की गई मानी जाती है। जैसे ही जहां पर डाक में डाल दिया जाता है स्वीकृति का पत्र, वहां पे संविदा पूरी मान ली जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि का ने खा को भूखंड एक निश्चित कीमत पर बेचने का प्रस्ताव किया। कोई व्यक्ति का था, उसने खा को एक जमीन बेच एक निश्चित कीमत पर बेचने का उसको प्रस्ताव दिया और खा ने क्या करा, खा ने एक भूखंड खरीदने के लिए स्वीकृति दी और खा ने उसको स्वीकार कर लिया। तो का ने प्रस्ताव भेजा,
खां ने उसको अगर स्वीकार कर लिया है तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सबसे सही ऑप्शन है कि स्वीकृति विधिमान होगी, यानी कानूनन सही होगी। अगर का ने प्रस्ताव दिया और खां ने उसको स्वीकार कर लिया तो विधिमान स्वीकृति विधिमान होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ए अहमदाबाद से टेलीफोन द्वारा बी को प्रस्ताव करता है। कोई ए व्यक्ति है, वो अहमदाबाद से टेलीफोन करता है, बी को एक प्रस्ताव भेजता है और बी खेम गांव से टेलीफोन के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। जो बी था वो खेम गांव में था और वहां से टेलीफोन पे ही बात कर रहा था और वो उसको प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तो पूछा गया है कि बताइए कि जो ये प्रस्ताव पूर्ण हो गया है ये किस जगह पर पूर्ण माना जाएगा? तो आ ऑप्शन इसमें है कि पूर्ण होती है अहमदाबाद में पूर्ण माना जाएगा कि खेम गांव में पूर्ण माना जाएगा। ये दो जगह पे या फिर पूर्ण ही नहीं होगा या फिर संविदा पूर्ण होती है किंतु शून्य होती है ऐसी संविदा। ये 4 ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए है, जहां पर ए ने जहां से ये प्रस्ताव भेजा है वहां पर इसको पूर्ण माना जाता है और ये पूर्ण माना जाएगा। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। 25 क्वेश्चन है कि आ ने ऐसे व्यक्ति को 1,000 रुपए दिए। आ ने किसी व्यक्ति को 1,000 रुपए दिए और एक प्रस्थापना की जो पहली जनवरी 2003 को गंगा नदी तैर जाए। उसने एक प्रस्तावना दी कि हम तुम्हें 1,000 रुपए देंगे और तुम 1 जनवरी 2003 को गंगा नदी पार कर लेना। लेकिन होता क्या है कि बा उसी डेट को यानी 1 जनवरी 2003 को ही धोखे से गंगा में गिर गया। धोखे से गंगा में गिर गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी पार की। तो ये 4 ऑप्शन है, क्या होगा? कि पहला ऑप्शन है कि बा को 1,000 रुपए मिलेंगे। बा ऑप्शन है बा को कुछ नहीं मिलेगा। सा ऑप्शन है बा को 500 रुपए मिलेंगे यानी 1,000 का आधा। और द ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो आ ने तो कहा था कि अगर तुम गंगा नदी पार कर जाओगे 1 जनवरी 2003 को तो तुमको 1,000 रुपए देंगे। लेकिन उसी तारीख को बा धोखे से गंगा नदी में गिर गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी पार की। तो इसका सही ऑप्शन है बा। बा को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो 1,000 रुपए नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने गंगा नदी पार तो की लेकिन धोखे से गिरा था और अपनी जान बचाने के लिए पार की थी, इसलिए उसको इनाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये थे 25 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर